सोशल मीडिया पर देखो, अगर आप थोड़े से भी एक्टिव हो तो एक चीज़ से तो आप बिल्कुल भी नहीं बच पाए होगे, और वो है कोल्ड प्ले में ये जो कपल निकल के आया, मतलब ये एक्सपोज हो गया, जो भी हो गया आपको पता है। अब इसका बहुत तगड़ा वाला मीम बन चुका है, तो फिर इसके ऊपर कैपिटलाइज कैसे ना करे हमारा सोशल मीडिया का महारथी बंदा ड्रू मैकिंटायर, वो तो हो नहीं सकता। उन्होंने देखो ये वाली फोटो जो है ट्वीट करी है, जिसमें रैंडी ओटन और जेली रोल को उन्होंने साथ में दिखा दी। और वैसे आपने देखा भी होगा आजकल काफ़ी, अगर मतलब इसी वाले मीम टेम्पलेट पे बहुत सारे अलग अलग लोग किसी को ट्रॉल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वैसे ही कुछ ड्रू मैकिंटायर ने भी कर दिया। लेकिन वैसे तो देखो, मैं कहता हूँ रैंडी ओटन बड़ा ही हरामी आदमी है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा हरामीपंती उनकी दिखी नहीं, क्योंकि उन्होंने रिप्लाई में जो इसका पोस्ट किया वो अपनी ही फ़ोटो है, यही वाली फ़ोटो है, और उसको एआई से फ़ोटो से वीडियो फॉर्मेट में बना दिया, और उसके पीछे कोई रोमांटिक सा गाना लगा दिया। तो मतलब कमबैक अच्छा हो नहीं पाया, कह सकते हो, रैंडी ओटन से। किसी ने वैसे इसके कमेंट सेक्शन में ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल की फ़ोटो लगा दी थी। अगर वो भी कर देते तो शायद वो ज़्यादा बेटर होता, बट ये तो खैर इनका छोटा मोटा चलता ही रहता है। फिन बैलर ने भी वैसे इस वाला ये वाला जो मीम है, इसके ऊपर ये बना दी देखो फ़ोटो, रॉक्सैन और डोमिनिक का। हाँ, यहाँ पे थोड़ा उन्होंने एआई का यूज़ नहीं किया, खुद की एडिटिंग का सहारा लिया है। और साथ में देखो कैप्शन क्या लिखा हुआ है, कोल्ड प्लेयर, क्योंकि ये जो सारा सीन है वो कोल्ड प्ले के जो कॉन्सर्ट है, जो म्यूज़िक वाला जो भी हिसाब किताब था वहाँ से आया था। तो भाई पूरा वर्ल्ड वाइड ही ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा चल रहा है, क्योंकि वो जो दो लोगों की पिक्चर हैं, वो वीडियो जो है वो इस तरीके से कुछ वायरल हुई है। तो आप भी क्या इस चीज़ से परेशान हो चुके हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और सबसे पहले तो हमको एक चीज़ पता चली जो कि पूरी झूठ थी, पूरी नकली थी। तो आपको याद होगा रोमन रेंस के आने से पहले मैंने आपको बताया था कि डर्ट शीट्स ने इस बात को रिपोर्ट किया था कि जो रोमन रेंस हैं उन्होंने अपने छठे बच्चे को वेलकम किया है। और मे बी शायद वो भी एक रीज़न रहा होगा कि क्यों रोमन रेंस अपनी फैमिली के साथ है, फिर मतलब थोड़ा टाइम जो है स्पेंड कर रहे हैं और टाइम ऑफ पर हैं। अभी एक वीडियो रिलीज़ करी है रोमन रेंस ने खुद अपने टिकटॉक अकाउंट पे, जो कि ऑब्वियसली हमारे यहाँ तो चलता नहीं, हमको बाकी सोशल मीडिया से पता चलता है। यहाँ पे रोमन रेंस बड़े ही फन वे में बता रहे हैं कि भाई मैंने कोई छठा वाला बच्चा नहीं किया, मैं कोई जेकब फाल्टू की बराबरी नहीं कर रहा, मेरे 5 हो चुके और मैं डन हूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ प्रोक्रिएट कर दिया है। और ये बड़े ही कैजुअल रोमन रेंस से, और ये उनके रिटर्न से ठीक पहले है, मतलब जब वो जे उसो का गॉन्टलेट मैच हो गया होगा, उसके बाद जब वो आ गए थे अंदर, तो ये बैक स्टेज की है, क्योंकि यहाँ पे जे उसो भी दिख रहे हैं। तो मतलब ये उससे पहले, ये मेन इवेंट में जो हुआ उससे थोड़ा सा बस कुछ मिनट पहले की ही है। तो लोग यहाँ पे अब ऑब्वियसली रोमन रेंस के बोलने के तरीके के बारे में तो मज़े ले रहे हैं। और ये भी पता चला कि वो रिपोर्ट जो है एकदम गड़बड़ थी और गलत थी। कुछ चीज़ें बिल्कुल सही होती हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल गलत होती हैं। जैसे OTC 1 वाला एक्यूरेट हमको पता चला था और वैसे ही वो निकल के आया। और आई थिंक इसलिए थोड़ा मज़ा भी आ जाता है, क्योंकि अगर कोई डर्ट शीट्स की तरफ से बात आ रही है और वो 100% सही ही है, तो थोड़ा सा ऐसा कभी कभी लगता है कि मज़ा सा ख़राब हो गया। लेकिन अब क्योंकि देखो कुछ बातें सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, तो ये जो बच्चे वाली बात थी ये तो गलत थी, ये रोमन रेंस ने खुद ही बता दिया। इस तरीके की स्टेटमेंट देना आज के सोशल मीडिया के दौर में थोड़ा सा जिगरे वाला काम हो जाता है, और ये काम किया है निकी बेला ने। तो निकी बेला ने अब जो पूरा विमेंस डिवीज़न है वो अलग है, जो पूरा एरा है वो काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो बड़ा हो चुका है, मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गई विमेंस डिवीज़न में। तो यही बात निकी बेला ने खुद भी बोली। उन्होंने बोला कि देखो, मैं डेफिनेटली अभी उस लेवल पे तो नहीं हूँ जहाँ पे रिया रिप्ली हैं, जहाँ पे ईओ स्काई हैं, ऐसे उन्होंने नाम लिया। वो ये कह रहे हैं कि मैं उसके लिए ही मेहनत करने आया हूँ और अपने आप को प्रूव करने आया हूँ कि मैं भी वहाँ पे बिलोंग करती हूँ, कि मैं इस न्यू एरा में भी टिक सकती हूँ। तो ये निकी बेला ने बोला। और ये जिगरे वाली बात इसलिए क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो थोड़ा बहुत विमेंस एवोल्यूशन की हम बात करते हैं, उसके स्टार्टिंग, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं, नींव तो नहीं बोलेंगे, बट उसका जो मिड वाला पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा निकी बेला ने प्ले किया है। तो अगर अब जाके वो ऐसे टैलेंट्स को जो कि उनसे यंग हैं उन्हें अप्रिशिएट कर रही हैं और बोल रही हैं कि वो भी उनके लेवल पे होना चाहेंगी, तो ये थोड़ा सा वैसे बात हो जाती है कि अगर स्टैब्लिश बंदा या फिर कोई बंदी भी ऐसी बात बोल रही है। और रिसेंट हमको निकी बेला की बहन ब्री बेला के बारे में भी पता चला है कि उन्होंने बोला कि बस मैं ऑलमोस्ट देयर हूँ और वो बहुत जल्दी आपको दिखने वाली हैं WWE रिंग में। वैसे तो लगा था कि शायद वो एवोल्यूशन का पार्ट बन सकती हैं, बट अब तो ऑब्वियसली वो होने से रहा, क्योंकि वो तो PLE हो चुका है। लेकिन निकी बेला आई हैं तो साथ में ब्री बेला भी आ रही हैं, एटलीस्ट ये बात कंफर्म हो गई है। मतलब उनकी बातों से तो ये लग रहा है कि जैसे कि सारी सेटिंग वेटिंग हो गई है, अब बिल्कुल वो एक सही मौके का वेट कर रहे हैं कि कब रिटर्न हो सकता है ब्री बेला का।
चलो फाइनली लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया है सोलो सिकोवा को। भाई हम तो सोलो सिकोवा के तब से सपोर्टर हैं जब उनको उतना कोई खास सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। अभी ये जो पूरा अरेस्ट वाला सीन हुआ सोलो सिकोवा के साथ, उसकी फिर एक वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पोस्ट करी अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पे, और यहाँ पे भाई सोलो सिकोवा पता है किससे मदद मांग रहा है? सोलो सिकोवा मदद मांग रहा है कोडी रोड्स से। और लोग अब इसको बहुत ज़्यादा, सोलो सिकोवा का जो कैरेक्टर है उसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पता नहीं मेरी वीडियो के नीचे या फिर कहीं मैंने कहीं तो पढ़ा कि किसी ने लिखा था कि ये जो सोलो सिकोवा है ये बहुत हद तक वो जो यंग रॉक है जो कि थोड़ा सा कॉमेडी वाला हुआ करता था इससे पहले कि वो फुल्ली स्टैब्लिश हो गया था, वैसा वाला कुछ कैरेक्टर प्ले कर रहा है कि हाँ वो रोल तो सीरियस में है लेकिन फिर भी वो ऐसी बातें कई बार बोल जाता है जो कि उसको नेचुरल बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से फ़नी दिखाता है। जैसे यहाँ पे वो कोडी रोड्स से पूछे, है कोडी मेरी मदद कर दे। कोडी रोड्स का भी रिएक्शन है कि अबे इसकी मदद मैं क्यों करूँ, इसने तो मेरी खुद इतने पिछले कुछ टाइम से आफत लेके आई हुई है। तो अब लोग फाइनली अप्रिशिएट कर रहे हैं कि देखो अब सोलो वैसे चैंपियन भी है, यूएस चैंपियन, तो वो भी अपने आप में अच्छी बात है। यहाँ से होपफुली अब जो पिछले टाइम से जो ऐसा लग रहा था कि भाई बिल्कुल गाड़ी पटरी से उतर गई है सोलो सिकोवा की, वो वाला सीन सपाटा दोबारा से ना कर दें। हाँ समझ में आ गया है कि तुम हमेशा उनको मेन इवेंट वाले सीन में नहीं ही डाल के रख सकते, जो कि सही होता भी नहीं है उतना हर बार, लेकिन ऐसे काम तो आई थिंक लगातार उनसे करवाए जा सकते हैं। यहाँ से मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए। अब सोलो सिकोवा की बात चले तो जरा उनके पिताजी की भी बात कर लेते। तो भाई पिताजी तो बिल्कुल ही अलग ही अपनी दुनिया में जी रहे हैं। रिकीशी ने बोला कि देखो वो आ जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में और ओरिजिनल ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन तभी अगर फैंस ऐसा चाहेंगे। और एग्जैक्टली जो रिकीशी ने बात बोली वो ये कहते हैं कि अगर क्राउड चैंट लगा रहा है और वो जो साइंस लेके आ रहा है, फैन साइंस लेके आ रहा है ब्रिंग बैक रिकीशी के, तब जाके ठीक है मैं सोचूंगा कि हाँ चलो अब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में आता हूँ। तो फिर अभी रिकीशी को ऐसे कैसे लग रहा है कि लोग इतने ज़्यादा पागल हो जाएंगे उनके पीछे आज के दौर में कि मतलब कि वो उनके साइन ही लेके आ जाए, उनके नाम के चैंट ही करने लग जाए। तो ये शायद आप थोड़ी अपनी सी दुनिया में रह गए, इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। वैसे तो बड़ा फ़नी हो गया है आजकल रिकीशी की बातों को सुनना, क्योंकि एक पॉइंट मुझे याद है कि मैं सही में ही सीरियसली ले रहा था जब आई थिंक आज से 1-1.5 साल पहले, जब मैंने उसके बाद आई थिंक मैंने बोला भी था कि आज से रिकीशी को सीरियसली लेना बंद है, क्योंकि उनको देख के ऐसा लगता था कि जैसे कि वो टीज़ ही कर रहे हैं कि मैं आने वाला हूँ ब्लड लाइन में, लेकिन वो चीज़ ऑब्वियसली हमने कभी देखी नहीं। तो फिर उसके बाद से समझ में आ गया भैया ऐसे पॉडकास्ट में बोल ही सकते हैं और थोड़ी बहुत ऐसे बात ही कर सकते हैं, इनको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है नहीं। और अब जिस तरीके की वो फिर बात बोल रहे हैं कि ब्रिंग बैक रिकीशी की अगर चैंट लगेंगे तो ही मैं वापस आऊँगा, जैसे कि सही में चैंट वो लगा भी देंगे फैंस। बट मुझे ऐसा लग रहा है क्या पता कोई ना कोई एक आध बंदा तो ये सारी बात सुन के ये फैन साइन लेके आ सकता है। इसलिए नहीं कि वो रिकीशी को वापस लेके आना चाह रहा है, बल्कि इसलिए कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पर उसको भी ऐसा क्लाउड मिल जाए और थोड़ा सा मीम और ट्रॉल की तरह इस चीज़ को यूज़ किया जा सके। कल स्मैकडाउन में हमने सेगमेंट देखा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का, जहाँ पे कोडी रोड्स ने ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जॉन सीना से। अब इसके ऊपर कहना ये है कि भाई ये लीगल नहीं था और मे भी हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको स्टोरी लाइन में भी यूज़ कर ले। लीगल कैसे नहीं था, क्योंकि बंदा कॉन्शियस तो है नहीं और अपना फुल्ली जो है दिमागी हालत में सही है नहीं वो बंदा, तो ज़बरदस्ती तुमने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करवा दिया, बट दैट डज़ नॉट मीन कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइंड है। तो इस मुद्दे को अगर उठा के लेके आना चाहें जॉन सीना आगे स्टोरी में तो वो लेके आ सकते हैं। और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों समर स्लैम में रॉक आएगा ऐसी बातें फिर से होना शुरू हो चुकी हैं। ये बातों के ऊपर कितना हम ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई डर्ट शीट्स ने रिपोर्ट किया, ऐसा है कि फैंस ही स्पेकुलेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि डबल टर्न हो सकता है। क्योंकि कोडी रोड्स का वो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था रॉक के कैसे वो थोड़े थोड़े हिंट्स दे रहे हैं। फिर उसके बाद कोडी रोड्स का कैरेक्टर तो चेंज होगा ही, अब जॉन सीना का कैरेक्टर भी चेंज करना ही है, तो शायद समर स्लैम में एक डबल टर्न भी हो सकता है। तो भाई देख लो अभी इक्वेशन कैसे आगे जा सकती है। अब अगर एक सिंपल सी बात ऐसे समझें कि अगर जॉन सीना का फेस टर्न होना है और कोडी रोड्स को हील टर्न करना है, और रॉक का ओरिजिनल आइडिया ही था यहाँ पे कि जो है उनको कोडी रोड्स को हील बनाना है, तो फिर वैसे करके हो सकता है कि रॉक आए कोडी रोड्स को हील बनाएं और फिर दूसरी तरफ से ऑब्वियसली वो जो जॉन सीना है उनका ऑटोमेटिक एक बेफेस टर्न हो जाएगा। बट इस बात के ऊपर मैं बिल्कुल और ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि पता है एक्सपेक्टेशन जब हमने धोखेबाज और दगाबाज आदमी से रखी है तो फिर हमको उसके बाद जब शो एंड हो जाता है और नीचे डब्ल्यूडब्ल्यूई का साइन आता है ट्रेडमार्क वाला और शो क्लोज होता है,
तो हमको हमेशा मिलती है डिसअपॉइंटमेंट। अबे इतने टाइम से हम ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर के ब्रेकअप का वेट कर रहे थे, इनके स्प्लिट का वेट कर रहे थे, ये ऑलरेडी हो चुका है क्या? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये वाला ट्वीट आप देखो जहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी को क्राउड अप्रिशिएट कर रहा है, उस बारे में ट्वीट किया जा रहा है और उसी ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है ग्रेसन वॉलर ने कुछ इन शब्दों के साथ। और जब आप ये शब्द पढ़ते हो तो इससे ये चीज़ क्लियर पता चलती है कि ये बातें पूरी अगेंस्ट है ऑस्टिन थ्योरी के। मतलब ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे कुछ वो टीज कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्ट वे में बता रहे हैं कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। क्लियर यहाँ पे ऐसा ही है कि जैसे कि इनके जो है लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, तो अब लोग यहाँ पे यही बोल रहे हैं अरे भाई तुम्हारा सही में मतलब ऑन स्क्रीन नहीं ऑफ स्क्रीन तुमने अपना ब्रेकअप भी कर लिया और हमको पता भी नहीं चला। ओ इस तरीके से अब तुमने इनका ब्रेकअप किया है। सोचो ये स्टोरी 1-1.5 साल से चल रही है और अब तक ये ख़त्म हुई नहीं है और अब ये ख़त्म हो गई है और वो हमको पता भी नहीं चला है और हमको सिर्फ एक ट्वीट से पता चल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि क्या सही में स्प्लिट ये हो चुका है इनका और इन्होंने हमको दिखाया नहीं है, लेकिन ऐसा कैसा नहीं दिखाया भाई? और कहाँ दिखाया तुमने? ट्रिपल एच ने अपना क्या अलग से फंक्शन रखवाया था कि दोनों बंदों को कमरे में बुलाऊंगा और अपने सामने इनका स्प्लिट करवाऊंगा? तो पता नहीं ये चीज़ कैसे वर्क कर रही है, बट जो भी है लोग इसके मज़े भी ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा WWE के क्रिएटिव लोगों के बारे में बुराइयाँ भी कर रहे हैं कि भाई तुमसे एक ये जो इनका स्प्लिट है वो सही से नहीं हो रहा और स्प्लिट हुआ नहीं उससे पहले ग्रेसन वॉलर का ये कैसा ट्वीट है। मंडे नाइट रॉ में हमने जे ऊसो और रोमन रेंस को एक साथ देखा, अब इसमें जिमी ऊसो का क्या सीन बनता है? तो भाई फाइटफुलनेस के बारे में रिपोर्ट किया है कि स्मैकडाउन पे जो जिमी ऊसो की स्टोरी लाइन चल रही है ये एमएफटी वाली और सोलो सिकोआ के जो फट्टे में वो फंसे हुए हैं, तो अब ये पता चला कि WWE का प्लान स्मैकडाउन से अब मंडे नाइट रॉ पर लाने का है जे ऊसो को और हो सकता है डाउन द लाइन ये आपको मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस और जे ऊसो के साथ भी दिख जाए और थोड़ा सा कुछ रीयूनाइट होने वाला जो कुछ सीन है वो भी शायद बन जाए। अब मुझे मैं तो देखो सबसे अगर बोलोगे कि सबसे वीक अगर कोई बंदा लगता है ब्लड लाइन वाला जो ओरिजिनल बनी थी उसमें वो जिमी ऊसो ही है, क्योंकि जे ऊसो तो अपना अलग ही कर चुका है और रोमन रेंस के तो फिर अलग ही के कहने हैं, लेकिन जिमी ऊसो को ऐसा लगता है जब ज़रूरत पड़ी वैसा यूज़ कर लेता है और शायद बंदा इतना कोई कंप्लेंट करता भी नहीं है कि अरे भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है। जब जहाँ पे जैसा यूज़ करना हो उस रोल के लिए अपने आप को अवेलेबल करवा लेते हैं जिमी ऊसो, बट बाकियों के साथ तो थोड़ा अलग सीन हो जाता है। तो अब देखो ये मंडे नाइट रॉ में आ रहे हैं तो फिर कैसे स्टोरी लाइन चलती है आगे, क्योंकि अब वो ब्लड लाइन का रियूनियन वाली चीज़ पर्सनली मुझे तो उतना एक्साइट नहीं करती, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो हुआ था तो इतना ज़्यादा उसको देखने में मज़ा आया नहीं था, वो काफ़ी रश्ड था और ऐसा लगा था कि बस जल्दी से इनको मैच बनाना है, इनको ज़्यादा शोज़ पर आना नहीं है खास करके प्रीमियम आदमी को, तो उस वजह से वो चीज़ें जो हैं स्टोरी लाइन में उतनी अच्छी तरीके से प्ले नहीं हो पाई। और ब्लड लाइन का सिनेमा याद रखना हमने तभी इंजॉय किया था जब रेगुलर हर हफ्ते स्मैकडाउन में कुछ ना कुछ स्टोरी लाइन की प्रोग्रेशन होती रहती थी। ब्रॉक लेसनर के बारे में बात कर लेते हैं, भाई बहुत सारी बातें ब्रॉक लेसनर के बारे में तो करने को। सबसे पहले तो स्मैकडाउन के रिव्यू में मैं बोलना भूल गया कि कोडी रोड्स ने द बीस्ट को भी मेंशन किया था जब उन्होंने जे ऊसो को हराने की बात करी थी, रैंडी ऑर्टन को हराने की बात करी थी, तो सबसे पहले उन्होंने बीस्ट का ही नेम लिया था। और अगेन ये ज़रूरी नहीं होता शोज़ पे मेंशन करना फीचर करना, लेकिन होता है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन देता है। उसके बाद जो समर स्लैम के ग्रेटेस्ट मैचेस हैं उसमें एक और एडिशन हुआ है ब्रॉक लेसनर के मैच का, और ये समर स्लैम वाला मैच जो उनका रोमन रेंस के साथ हुआ था लास्ट मैन स्टैंडिंग वाला, जहाँ पे उन्होंने ट्रक से वो जो रिंग है उसको ही पूरा पलट दिया था, ट्रैक्टर से पलट दिया था। एंड देन अब जो लेटेस्ट पता चला, अब इस बात के ऊपर कितना भरोसा करना चाहिए क्या करना चाहिए वो नहीं पता, लेकिन डैनियल कॉर्मियर डीसी जो कि आपको याद भी होगा कि एक बार यूएफसी के रिंग में उनको कन्फ्रंट करने के लिए ब्रॉक लेसनर यूएफसी के ऑक्टागोन में उनको कन्फ्रंट करने के लिए पहुंच गए थे, तो वहाँ पे उनसे पूछा था तुम्हारा मैच वैच का क्या सीन है ब्रॉक लेसनर के साथ, तो यहाँ पे डैनियल कॉर्मियर ने बोला कि टीकेओ की बैन लिस्ट में है ब्रॉक लेसनर। और बस मतलब उन्होंने कोई ऐसा सामने से ब्रॉक लेसनर के बारे में ऐसा नहीं कि कुछ बोला, जब उनसे पूछा तब उसके ऊपर उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया कि भाई वो तो बैन लिस्ट में है। अब ये बात एकदम से आउट ऑफ नोवेयर सी फील हो रही है कि ओह ऐसा भी है क्या कुछ, कि जो टीकेओ की पूरी लिस्ट है उसमें बैन लिस्ट में ब्रॉक लेसनर का नेम है। बट फिर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज़ एक ये है कि अगर ऐसा है तो भाई फिर WWE शॉप के ऊपर हमको कैसे दिख सकती है ब्रॉक लेसनर की मर्चेंडाइज, तो पता नहीं किस बात के ऊपर भरोसा करना चाहिए किसके ऊपर नहीं। एक तो बात यहाँ पे ये भी हो गई ना कि ये कोई स्टोरी लाइन की बात नहीं हो रही है, ये एक रियल लाइफ एक बोल सकते हो चीज़ है कि ये जो ये सारा लॉ सूट वाला है कोर्ट केस वाला जो भी हिसाब किताब चल रहा है, तो पता नहीं इसके ऊपर तो कोई ओपिनियन बना पाना ही मुश्किल हो जाएगा। जस्ट बैन लिस्ट वाली बात है तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, बाकी कुछ आपका इसके ऊपर ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो भाई तो लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।